डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 18 अगस्त का जो है करंट अफेयर देखने जा रहे हैं। जो कुछ भी इम्पोर्टेंट जो है पिछले 2 दिन में घटित हुआ है उसको भी हम लोग थोड़ा सा अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज या पहला करंट अफेयर है, भारत निर्वाचन आयोग जो है, भारतीय निर्वाचन आयोग जो है, उसने जो मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया है ना, जो अपडेट करता रहता है वो फिर से बहस का केंद्र बन गया है। सबसे पहली चीज तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके अंदर दो टर्म हैं। एक टर्म है कि भाई जो आपका इंटेंसिव रिवीजन है और एक टर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। देखिएगा, इस चीज को समझने की जरूरत है कि देखो, इंटेंसिव रिवीजन जो होता है वो समय समय पर चुनाव आयोग करता रहता है, लेकिन उससे भी ज्यादा डीप जो चीज है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये क्या होता है, इस स्लाइड में आप लोग देख सकते हो। जैसे मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए समय समय पर यूपीएससी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो यह करता रहता है। इसके अंदर क्या चीजें होती है, जैसे मृतकों के नाम को हटा देना, डुप्लीकेट नाम जो होता है उनको हटा देना, है ना, प्रवासी या स्थानांतरित कोई नागरिक है उनकी एंट्री को अपडेट करना, नागरिकता और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की अधिक सख्त जांच करना शामिल है। आप कहोगे सर थोड़ा सा और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करिए। पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊं कि देखो, ये एक अपडेट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, जिसके अंदर वो मतदाता वोटर लिस्ट को अपडेट करने की कोशिश करता है। अब आप एक चीज सोच के देखो, चलो आपने मान लीजिए इंटेंसिव रिवीजन, आपने स्पेशल रिवीजन जो है चीजों को लेकर मान लीजिए आप कर रहे हैं, है ना, तो आपने थोड़ा बहुत देखा कि हाँ भाई ये बंदा वहां पे रहता है, इसका एड्रेस क्या है, ये चीजें तो समझ में आती, अपडेट कर लिया आप लोगों ने, है ना, कौन से नए मतदाता ऐड करने हैं, कौन से हटाने हैं, है ना। लेकिन यहां पर अगर आप लोग चीजें देखेंगे तो नागरिकता के साथ साथ जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जांच करना, अब ये कुछ लोगों के पास अवेलेबल होता है, कुछ लोगों के पास ये नहीं बना होता है बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर। तो इसको लेकर अगर मान लीजिए आपको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है या आपको चुनाव देने से रोका जा रहा है, ये सबसे ज्यादा डिबेट का टॉपिक इस टाइम पे विपक्ष ने उठाया हुआ है कि इसके नाम पे जानबूझ के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे लोगों को हटा देता है जो कहीं ना कहीं पे सरकार के अगेंस्ट वोट करते हैं या सरकार के विरोधी मत हो सकते हैं, है ना। तो अब मुझे लगता है इस टॉपिक को लेकर चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। ये मैंने आपको बता दिया है मुद्दा क्या है, कि पहचान, नागरिकता प्रमाण और खास करके जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो डिमांड जो है ईसीआई के द्वारा की जाती है, उसके चलते ये चीजें इशू की हो गई, है ना। अभी हाल ही में 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें इस चीज को लेकर सवाल उठाया गया कि ये ठीक नहीं है प्रोसेस, इसको लेकर कुछ दिक्कत है, और जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये मैटर चल रहा है। अगला टॉपिक है आपका, आपको पता है कि ट्रंप और जो पुतिन है, हालांकि ये न्यूज 1-2 दिन पुराना है कि भाई वहां पे वो लोग मिलने वाले हैं अलास्का में, लेकिन अब मुलाकात हो चुकी है। मैंने आप लोगों को शायद एक वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया था कि कुछ खास निकल के आया नहीं। 2.5 घंटे की बैठक चली और किसी जो है एक जॉइंट डिक्लेरेशन के बिना ही या कोई एक घोषणा के बिना ही उसको समाप्त कर दिया गया। इवन जो है मीडिया के क्वेश्चंस भी दोनों नेताओं ने नहीं लिए। यूक्रेन युद्ध को लेकर दोनों नेताओं के बीच में थोड़े मतभेद हैं, है ना। रूस चाहते हैं कि पहले जो असल समस्या है उसका हल होना चाहिए, जैसे नाटो वाला जो मैटर है कि उसका प्रसार जो है रूस की तरफ नहीं होना चाहिए, लेकिन शायद ट्रंप उस चीज के लिए रेडी नहीं है। जैसे ये मीटिंग हुई है, थोड़ा सा आप लोग अलास्का के बारे में जान लीजिए जहां पर ये लोग मिले हैं। ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। 1867 में रूस से इसने खरीदा था अमेरिका ने, है ना, तो याद रखेंगे इसको। यहाँ अलास्का पर्वतमाला और माउंट डेनाली जैसी जो है पर्वतमाला स्थित है, और ये सबसे ऊंची चोटी, तो इसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। कुछ रेंज हैं, ब्रुक्स रेंज मध्य अलास्का को सुदूर उत्तरी आर्कटिक से अलग करती है। उत्तरी हिस्सों में अगर आप देखेंगे तो टुंड्रा है, परमाफ्रॉस्ट है, आर्कटिक तटीय मैदान जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। 10,000 से ज्यादा ग्लेशियर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब देखो, ये तो चलो थोड़ा सा ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया, बट आपको थोड़ा सा अच्छे से पता होना चाहिए कि यूक्रेन वॉर को लेकर सिचुएशन क्या है। जेलेंस्की, अब जैसे ही इन दोनों की मीटिंग हुई है, जेलेंस्की ने कहा है कि रूस पर दबाव और ज्यादा बनाए जाने की जरूरत है, आर्थिक प्रतिबंध और लगाने की जरूरत है, और आगे से रूस और अमेरिका कोई भी मुलाकात करें तो यूक्रेन को बीच में जरूर रखें। इस तरह की बातें उनके राष्ट्रपति के द्वारा की गई। मैपिंग के तौर पर देखना चाहे तो यहाँ पे कनाडा है, लेकिन यहाँ पे अलास्का है, यूएस का कंट्रोल है, इधर आप देख सकते हैं रशिया है ना। तो मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप थोड़ा सा इसको याद रख सकते हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक भारत का राजकोषीय दौरा किया है, राजकीय दौरा किया है, और उनके राष्ट्रपति बनने के बाद यह भारत का उनका पहला दौरा है ना। तो क्या चीजें हुई हैं, रणनीतिक साझेदारी की जो है घोषणा करने की कोशिश की।
कई लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है। देखो, रणनीतिक क्षेत्रों में अगर सहयोग दोनों देश बढ़ाएंगे ना, तो इसको आप कह सकते हो कि ये रणनीतिक डिक्लेरेशन है। क्या ये नॉर्मल फ्रेंडशिप से ज्यादा है? तो बिल्कुल ज्यादा है। आपको पता होगा कि 9 डैश लाइन को लेकर दक्षिण चीन सागर के अंदर जो चीन का बाकी देशों के साथ थोड़ा मतभेद है, और फिलीपींस ऐसा देश है जिसको चीन तंग करता रहता है, तो भारत और फिलीपींस के बीच में अगर रणनीतिक डिक्लेरेशन हो रही है, ये दोनों देश क्लोज आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पे कारण, एक बड़ा कारण जो है चीन हो सकता है ना। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा ही है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक और आर्थिक दृष्टि से दोनों देशों के संबंध काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और 2026 में फिलीपींस जो है आसियान की जो है अध्यक्षता करने वाला है, तो उस लिहाज से भी भारत के दृष्टिकोण से ये अच्छा हो सकता है। बाकी थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन है, कौन सी इसकी करेंसी है, कैपिटल जो है मनीला है, कौन कौन से आयात करते हैं, ये सब आप लोग पीडीएफ के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है, पंचायती राज मंत्रालय ने सभासार नामक एक एआई उपकरण लॉन्च किया है। जो भी पंचायत की बैठकें वगैरह होंगी, उनका एआई के माध्यम से सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो इसका ना कुछ और जानने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आप इतना याद रखो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर यूपीएससी पूछता है कि पिछले साल न्यूज में या इन दिनों में चर्चा में रहा सभासार क्या है ना, क्या है, किसी मिनिस्ट्री को लेकर कोई कदम है, जनजातीय क्षेत्रों के विकास को लेकर कोई कदम है, रोजगार को लेकर कोई कदम उठाया गया है, या पंचायती राज से जुड़ा कोई मैटर है, तो बड़ा अच्छा सवाल मुझे लगता है इसको लेकर बन सकता है। एटलीस्ट पीसीएस वगैरह में तो आप इसको इमेजिन करके चल सकते हैं कि इसको लेकर सवाल बनेगा। पंचायती राज व्यवस्था में पारदर्शिता आए, है ना, उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किए जाए, उसके लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। उसके अलावा अगर हम लोग अगला टॉपिक देखें, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी पुत्री को अपने पिता के घर में रहने का अधिकार है, चाहे शादी हो चुकी हो, बाद की चीजें हैं, तो ये राइट उसके पास बना रहता है। संपत्ति और उत्तराधिकार कानूनों में लैंगिक समानता को सुदृढ़ करता है ये डिसीजन, और आपको पता है अनुच्छेद 14 और 15 दोनों जो है लैंगिक समानता को भारत में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता है, 15 कहता है कि कोई भेदभाव नहीं करोगे आप, लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप लोग नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को 1956 को, इसके अंदर 2005 में एक संशोधन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जो भी पिता की संपत्ति होगी उसके अंदर बेटियों का भी बराबर का अधिकार होगा। तो 2005 के अमेंडमेंट के माध्यम से यह चीज जोड़ी गई थी। इससे पहले पुत्रियों को उतने ज्यादा अधिकार जो है नहीं दिए गए थे। तो बड़ा अच्छा पॉइंट इसको लेकर मेंस एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट के तौर पर बन सकता है कि मूल अधिनियम में ही इस तरह का प्रावधान था, ऐसा नहीं है। जो आपका अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, उसमें ये राइट जो है लड़कियों को दिया गया है। अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें, तो आपको पता है कि भारतीय पीएम ने 15 अगस्त को जो लाल किले के प्राचीर से इस योजना की शुरुआत की थी, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, है ना। इसके अंदर क्या है, औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देना है। अब कई लोगों को पता नहीं होगा औपचारिक रोजगार और अनौपचारिक रोजगार में क्या डिफरेंस होता है। अनौपचारिक जो ये रेडियो का काम होता है, जिसके अंदर आपको पता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सिक्योर नहीं होते हैं, जैसे पेंशन का कुछ पता नहीं है, बीमा का कुछ पता नहीं है, इस तरह की चीजें या इस तरह के बेनिफिट वहां पे नहीं होते हैं, और जॉब भी सिक्योर नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। और जो फॉर्मल सेक्टर है, जहां के अंदर एक प्रॉपर आपको सैलरी मिलती है। कई लोगों के मन में एक डाउट ये भी रहता है कि औपचारिक का मतलब होता है सरकार के अंदर जॉब। नो, दिस इज रॉन्ग। औपचारिक का मतलब एक परमानेंट सैलरी मिलने वाली चीज है, आपको एक जॉब सिक्योरिटी है। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी हो सकता है, और खास करके इस रोजगार को अगर आप जॉब योजना को अगर आप लोग देखेंगे, तो पीएम ने बोला है कि अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप कोई पहली जॉब पकड़ते हैं, तो सरकार आपको 15,000 रुपए का सपोर्ट करेगी। यह योजना जो है भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित है, तो याद रखिएगा ईपीएफओ के द्वारा इसको जो है क्रियान्वित किया जाएगा। लगभग 99,000 करोड़ के आसपास का जो है बजट इस पे डिसाइड किया गया है। 2 वर्ष में लगभग 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगार को सृजित करना है। अगला टॉपिक अगर देखें, तो भारतीय नौसेना के जहाज के बीच में, खास करके ये याद रखने की जरूरत नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में एक नौसैनिक अभ्यास होता है, जिसको आप लोग SNINEX बोलते हैं। इसका 12वां एडिशन जो है अभी करवाया जा रहा है। तो याद ये रखना है, एक तो भारत और श्रीलंका के बीच में है, दूसरा कौन सा अभ्यास है, क्या सेना के स्तर का अभ्यास है, या इसका जो है एयर जो है आपकी फोर्सेस के लेवल का अभ्यास है। नहीं, ये नौसेना के बेस का अभ्यास है, नेवी के स्तर का ये एक्सरसाइज है ना। उसके अलावा अगर अगला देखें हम लोग, भारत ने सिंधु जल संधि की सामान्य व्याख्या से संबंधित पीसीए के अधिकार को खारिज कर दिया है। जैसे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है आपका स्थायी मध्यस्थता न्यायालय, बेसिक इंफॉर्मेशन पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। एक संगठन है ना, 1899 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, है ना। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग नीदरलैंड के अंदर है। एक संधि आधारित संगठन है जो देशों के बीच विवाद निपटान में मध्यस्थता का काम करता है।
पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान सिंधु नदी के जो मैटर है, आपको पता है कि भारत ने इस नदी को, इस संधि को जो है, जो 1960 में हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में, और विश्व बैंक की मध्यस्थता के माध्यम से ये संधि हुई थी, भारत ने इसको लंबित कर दिया है, निलंबित कर दिया है। इसको लेकर पाकिस्तान पहुंच गया है पीसीए कोर्ट में। तो भारत ने कहा है कि भाई आपका क्या का अधिकार है इस क्षेत्र को लेकर। तो पीसीए ने इस मैटर को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। तो इसको लेकर भारत ने पीसीए के निर्णय को खारिज कर दिया है कि ये दोनों देशों के बीच का मैटर है, आपको कोई राइट, अगर हाँ भारत और पाकिस्तान दोनों अगर वहां पे पहुंचते तब जरूर आप इस मैटर में डील कर सकते थे, लेकिन हमारी तरफ से ये मैटर नहीं लेकर जाया गया है, तो आपको इस क्षेत्र का राइट नहीं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप जो है इसको लेकर याद रख सकते हैं। इसी के साथ मैंने डाल दिया है कौन सी परियोजनाएं हैं जो न्यूज में रहती हैं, खास करके इंडस जो है रिवर को लेकर। इसको लेकर एक सवाल पिछले 2-3 साल से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में बच रहा है, तो ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है, बस इतना याद रख लीजिएगा कौन सी रिवर पर है। सलाल परियोजना है चिनाब पर है, बगलीहार परियोजना है ये भी चिनाब नदी पर है, डुलहस्ती जो है ये भी चिनाब नदी पर है, लेकिन ये तुलबुल परियोजना है ये झेलम नदी के ऊपर बनी हुई है ना, तो वूलर झील के ऊपर इसको बनाया गया है। तो ये था आज का करंट। अगर आप लोग 2026 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, एक एक टॉपिक पर बहुत अच्छी कमांड क्रिएट करना चाहते हैं, डेली रिवीजन करना चाहते हैं, डेली एक नए टारगेट को तैयार करना चाहते हैं, तो आप लोग डिलाइट आईएएस के अंतिम प्रहार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी समय बचा है। ये मैं आपको कह रहा हूं कि 2026 के प्रीलिम्स का अंतिम समाधान है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है, समय नहीं बिगड़ा है, जल्द से जल्द आप इन नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच के अंदर शामिल हो सकते हैं। सवाल है आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी नदियों को सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के तहत रखा गया है, ये सवाल है। और पिछले सवाल का जो आंसर था वो ओनली सी आंसर जो है उसका था। उस सवाल को आप लोगों ने, कई लोगों ने आंसर भी किया। अब भी आप लोगों का जो है सपोर्ट जो है उसकी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि चैनल को लाइक करें, आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें चीजों को लेकर, है ना, थोड़ा कमेंट के माध्यम से अपनी इंगेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। समय बहुत लगता है, मेरे पास वैसे भी समय नहीं होता है, 14-14 घंटे की क्लास रहती है, बट अगर आप लोगों का अप्रिशिएशन ज्यादा नहीं मिला तो शायद फिर चीजें उस लेवल की ना रह पाए, या मेरे अलावा कोई और करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि चीजें कंटिन्यू बनी रहें, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एंगेजमेंट को बढ़ाना है, चीजों को शेयर करना है, कमेंट करना है, और हमेशा अपने आप को बाकियों से करंट अफेयर में आगे रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।